वेलकम टू द स्टडी आईएएस। बहुत खुशी की बात है कि द स्टडी आईएएस से संबद्ध स्टूडेंट 137 रैंक अंकिता कांति जी हमारे साथ हैं और हिंदी माध्यम की ये टॉपर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकिता जी। इनसे इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में और ओवरऑल हिंदी माध्यम को लेकर के जो समस्याएं हैं और उनसे कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सकती है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि कैसे आपको यूपीएससी का ख्याल आया, आपकी रणनीति क्या रही यूपीएससी परीक्षा को लेकर, और अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। जैसे कि अब मैं उत्तराखंड के देहरादून ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग और अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो सब देहरादून से ही कंप्लीट किया है। एक्चुअली हमारे दूर के कज़न हैं, उनकी 2017 या 16 के बैच में उनकी 86th रैंक थी। तो उस टाइम पे सब उनको बहुत वाहवाही दे रहे थे कि आप आईएएस बन गए। तो मैं जस्ट स्कूल में थी, मुझे लगा था कि ये कुछ बहुत ही तगड़ी चीज़ इन्होंने कर दी है कि सब इनको आईएएस डीएम इस तरीके से बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये कुछ हमें भी इस फील्ड में तैयारी करनी चाहिए। मैं स्कूल में मतलब टॉपर थी, मैं भी छोटी मोटी, तो मुझे लगा कि हाँ मैं भी इस चीज़ के लिए तैयारी कर सकती हूँ। तो थोड़ा इंस्पिरेशन हेमंत, अभी वो झारखंड कैडर में भैया है मेरे, तो हेमंत सती आईएएस है उनका नाम। तो वो थोड़ा सा इंस्पिरेशन रहा कि वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए आईएएस बन सकते हैं। तो हम लोग भी उसी सेम फील्ड के हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए। वो तो गढ़वाल से प्रॉपर जो होता है वहाँ के वो पढ़े हुए, हम तो फिर भी देहरादून में थे। तो मुझे लगा जब वो कर सकते हैं तो हम भी डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जनरली हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं और उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हिंदी माध्यम में आपको कैसे परीक्षा देने का विचार आया और उसमें क्या चैलेंजेस आपको आए, और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से मैं रही हूँ। मेरे स्कूलिंग पे भी मेरे पास पीसीएम था, उसके बाद मैंने बीएससी किया हुआ है पीसीएम से, फिर मैंने मास्टर्स फिजिक्स से किया हुआ है। तो आपने बीएससी किया, एमएससी किया, और आपने फिर हिंदी मीडियम क्यों सेलेक्ट किया? हिंदी मीडियम से। बीएससी एमएससी में तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा होगा ना आपने? अच्छा, हिंदी में आपने एमएससी इंग्लिश में था बट हाँ बीएससी हिंदी में था। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें हिंदी मीडियम में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? हिंदी मीडियम तो अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस करता है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो मेनली मतलब वो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। और एक ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे जो मैथ्स एक जो सीसेट है वो एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। काफ़ी जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते सीसेट की वजह से। स्पेशली जो 2-3 सालों में देखा गया है कि जो एक ट्रेंड है कि सीसेट बहुत टफ उन्होंने बना दिया है। तो वो एक मेजर चैलेंज है। उसके अलावा एक रिसोर्सेज का जो क्रंच है हिंदी मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश में आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं और हिंदी में अगर हैं भी तो उनमें बहुत डिले देखा जाता है। स्पेशली जो टाइम का डिले 1 मंथ जो है वो कभी कभी डिलेज होते हैं हिंदी में। तो ये एक चैलेंज हिंदी मीडियम के बच्चे ज़रूर फेस करते हैं। और आपको पता था कि आपने हिंदी मीडियम में टॉप कर दिया है? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने हिंदी मीडियम में टॉप किया है। तो मुझे आप लोगों से ही इन्फॉर्म। कैसा लगा आपको जब पता चला कि हिंदी मीडियम में आप टॉपर हैं? सारी मिक्सअप फीलिंग्स थी कि यकीन भी नहीं हो, मुझे अभी भी बस यकीन नहीं हो रहा है। तो वही सब था कि अच्छा भी लग रहा था कि यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले साल मैं भी उसी लाइन में खड़ी थी कि यार कभी हमारा भी होगा कि नहीं होगा, और आज मैं हिंदी मीडियम की टॉपर हूँ तो ऑब्वियसली। और पिछले साल आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था? हाँ, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। मेरा सीसेट में मेरे बहुत गंदे नंबर आए थे जो बताने लायक बिल्कुल नहीं है। और इतिहास आपका वैकल्पिक विषय रहा है। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ मेंटोर हैं प्रमित दुबे जी, तो वो इतिहास में स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। आप मणिकांत सर की स्टूडेंट भी रही हैं, अपने हेल्प रिसोर्स वाइज भी, और उनके टीचिंग मेथड्स इंटीग्रेटेड अप्रोच का बहुत सहारा लिया है। प्रमित दुबे जी हेड ऑफ मेंटोर हैं हमारे, और वो स्टूडेंट्स को इसी दिशा में गाइड करते हैं। तो वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत द स्टडी परिवार की तरफ से। आप हिंदी मीडियम की टॉपर हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल से टॉपर हैं, ये हम सब के लिए भी बहुत खुशी की बात है। आपने एमएससी फिजिक्स से करने के बाद हिस्ट्री ऑप्शनल चुनने के पीछे का जो मुख्य कारण था क्या था? एक्चुअली इसका मुख्य कारण, आप हंसोगे मैं बताऊंगी, तो मेरा हिस्ट्री बहुत वीक था, ये इसका मुख्य कारण था। क्योंकि जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा उसके बाद जीएस में मैं हिस्ट्री पढ़ने के बावजूद भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो जीएस के लिए वो थोड़ा सिलेबस शॉर्ट होता है, और मेरा हिस्ट्री पहले से, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की थी, तो हिस्ट्री में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और वो वास्ट सिलेबस और जीएस में जो कम पढ़ा वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था आंसर्स में। तो मुझे लगा कि हिस्ट्री को मुझे बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत है।
तो मैंने इस वजह से ऑप्शनल चूज़ किया कि डीपली पढ़ना है तो ऑप्शनल होना हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। जीएस में भी वो मुझे फिर हेल्पफुल रहा इसलिए। हिस्ट्री ऑप्शनल में मणिकांत सिंह सर जो इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करते हैं अपने ऑप्शनल में, उसका आपने बताया कि प्रीलिम्स में भी काफ़ी योगदान रहा, आपकी पूरी जर्नी में रहा। तो क्या इंटीग्रेटेड अप्रोच का जीएस में भी योगदान होता है? बच्चों, यदि हिंदी मीडियम में सर इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आए हैं तो क्या बच्चों को लाभ मिलेगा उससे? यस डेफिनेटली, क्योंकि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो एक डायमेंशन में नहीं पूछते हैं, वो मल्टी डायमेंशंस लेके चलते हैं। वो आपसे अगर इकोनॉमी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी आपसे जानना चाहते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड मेथड है वो मेंस में ही नहीं, वो प्रीलिम्स में भी हर स्टेज में आपको हेल्पफुल रहता है। जैसा कि कल आपने बताया कि सर ने हमेशा क्लास में बौद्धिक जुगाली की बात करते हैं, यस सर। तो मुझे लगता है कि जैसे यूपीएससी लगातार इंटीग्रेटेड अप्रोच से सवाल कर रहा है, तो उसमें आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ साथ आपने बताया कि मेरा जीएस में भी हिस्ट्री बहुत वीक था, तो उसमें हेल्प कैसे हिस्ट्री का रहा? जीएस पेपर 1 तो काफ़ी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का 100 मार्क्स अप्रॉक्स हिस्ट्री रहता है, तो वो हेल्पफुल था। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड वाला है वो भी डायमेंशंस को कवर करने में हिस्ट्री एक बेसिक काम करता है। अगर आप आईआर भी पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आईआर में इनका वर्ल्ड हिस्ट्री World history में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में इनके रिलेशन रहे, क्यों जापान और रशिया में अभी भी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो साइन नहीं हो रही है। तो अभी जो आईआर है वो करंट के इश्यूज को भी हिस्ट्री कहीं ना कहीं एक आधार प्रदान करता है। अच्छा, अंकिता जी हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी होलिस्टिक जो ओवरऑल जो रणनीति थी वो क्या थी, कि प्रीलिम्स के लिए कितना समय तैयारी करनी है, मेंस के लिए कब पढ़ना है, और इंटरव्यू के लिए बाद में अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो क्या स्ट्रेटजी आप लेकर के चल रही थी शुरू में? क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीसेट नहीं हुआ था और जीएस में भी मेरे कुछ मार्क्स से रह गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रीलिम्स के लिए मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो मैंने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था प्रीलिम्स, मतलब पूरे 4-5 महीने मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी करी, बाकी मेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं छुआ, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज टेस्ट तरीके से सिर्फ 4-5 महीने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा। उसके बाद जब मेरा मेंस के लिए आ गया कि आपको मेंस देने, तो उन 3 महीने में मैंने प्रॉपर ढंग से सिर्फ मेंस के लिए, और इंटरव्यू तो उसके बाद रिजल्ट के बाद। तो प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस था, नए कंटेंट पर था, स्टैटिक बुक्स पर था? बुक लिस्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी थी कि कैसे तैयारी करने के, एक बार बुक पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाए या सेक्शनल टेस्ट लगाए, वो कैसे किया? मैंने अपने टाइम टेबल को डिवाइड किया हुआ था कि पहले ही मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ था कि इतने तारीख तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने। एक सब्जेक्ट पूरा होने के बाद मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट लगाती थी, और टेस्ट में जो जो मेरी गलतियां रहती थी मैं उसे नोट डाउन कर देती थी कि ओके मैंने यहाँ पे इसको गलत लिखा है। इस तरीके से मैंने किया। हालांकि मुझे लगता है टेस्ट से ज़्यादा हमें पीवाईक्यू उस पर फोकस करना चाहिए कि क्या पीवाईक्यू है। ऑब्वियसली यूपीएससी क्वेश्चन दोबारा वो नहीं पूछेगा, या फिर रिपीट वो सेम 1-2 बार कर भी देगा तो बार बार नहीं करेगा, लेकिन एक अप्रोच आपको पता चलती है कि किस लाइन पे आपको पढ़ना है। आप स्टिक टू द यूपीएससी रहते हैं, आप इधर उधर नहीं भटकोगे अगर आप पीवाईक्यूज पे फोकस रहोगे। इसके अलावा आप स्टैटिक को बार बार पढ़िए। लक्ष्मीकांत जैसी कुछ पॉलिटी में किताबें हैं, मैंने तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्रीलिम से पहले रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल मुझे लगा। तो हालांकि कुछ लोग नहीं बनाते, वो उसी से पढ़ते हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से अपना अप्रोच है, पर मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। तो शॉर्ट नोट्स और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन और पीवाईक्यूज, स्टैटिक पे फोकस, ये मेरी रणनीति रही। और मेंस को लेकर के क्या था? जैसे उसके कुछ पोर्शंस हैं, खास करके एथिक्स है, एस्से है, ऑप्शनल आ जाता है, तो आपने दिसंबर से लेके और पेपर मई तक आपने पूरा तैयारी किया प्रीलिम्स का। जब 3 महीने आपको लगता है कि 3 महीने बचे, तो उतने में मेंस आपने कैसे कवर किया? ऑप्शनल भी किया, एस्से भी किया और एथिक्स भी किया, और हिंदी मीडियम में किया, वो बड़ी बात है। उसके लिए भी मैंने सबसे पहले टाइम टेबल बनाया हुआ था अपना, कि किस तरीके से मुझे अपने टाइम को, इतने टाइम में मुझे अपना GS 1 कंप्लीट करना है, उसके बाद GS 2 कंप्लीट करना है। तो टाइम टेबल के हिसाब से मैंने अपना बनाया। और हिस्ट्री जैसे ऑप्शनल है, वो हर दिन उसको आपको अलग से टाइम टेबल नहीं बनाना है, वो आपको हर दिन करना ही करना है, वो मस्ट है। कि अगर आपका 6 घंटे आप GS को दे रहे हो तो 2-3 घंटे आप अपने ऑप्शन को डेली दोगे, उसकी आंसर राइटिंग से लेके। मैं हर दिन 5 से 6 क्वेश्चन, और कभी कभी ऊपर नीचे, बट ऐसा ट्राई करती थी कि मानक रूप से 4 से 5 क्वेश्चन मैं हर दिन हिस्ट्री के लगाऊं। उसके बाद उसका चैट जीपीटी से मैंने बहुत हेल्प ली कि सेम क्वेश्चन फिर मैं चैट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट करती थी कि चैट जीपीटी इसका किस तरीके से आंसर करेगा। तो जो वो
नए डायमेंशन देता था, मैं उसको नोट डाउन करती रहती थी अपने ही आंसर्स में। उन्हीं आंसर्स में मैं शॉर्ट नोट्स बनाती जाती थी। और उत्तर लेखन में क्या लिखा? पीवाईक्यूज लिखे, मॉडल क्वेश्चंस के आंसर लिखे? मैं तो पीवाईक्यूज भी पूरे नहीं लिख पाई, तो अच्छा। मॉडल का तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, ये हिस्ट्री ऑप्शनल में जो आपने रिसोर्स फॉलो किया, वो रिसोर्स क्या रहा, कैसे उसको आपने यूटिलाइज किया? हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने मणिकांत सर के नोट्स पढ़े थे, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत कम, मेरे हिसाब से कम क्या, मेरे को तो सिर्फ मणिकांत सर का ही पता है कि हिंदी मीडियम में सर के नोट्स बहुत पॉपुलर हैं, तो मैंने भी वही पढ़े थे। हालांकि आपको अपनी तरफ से उसमें कुछ इनपुट डालने पड़ेंगे, ऑब्वियसली आप बिल्कुल नोट्स पे रिलाई नहीं कर सकते हो। कुछ पीवाईक्यूज को देख के वही चैट जीपीटी, ऑनलाइन जो नया कंटेंट आता है, आप कैसे चीज़ों को और क्रिस्प कर सकते हो, तो बेसिक जो फाउंडेशन था वो सर के नोट्स थे। उसके अलावा चैट जीपीटी वगैरह और कुछ जो इंग्लिश मीडियम का मुझे लगता है कि ओके यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, तो मैं उसको शॉर्ट नोट्स, उन्हीं जो बेसिक नोट्स हैं उनमें मैं ऐड करती जाती थी। उसमें आपके ऑप्शनल में मानचित्र का रोल है, तो उसके लिए आपने क्या बुक फॉलो किया या किस मानचित्र से आपने कवर किया? मानचित्र के लिए भी हिंदी में मैंने मणिकांत सर जो वो प्रोवाइड होती जी, है बुकलेट बुकलेट। वाली, मैंने उसी को किया था। उसमें जो नई नई साइट्स आ रही हैं या जो अभी वर्तमान में खोजी गई हैं, उनको मैं खुद से उसमें पॉइंट आउट करती थी। और जो मुझे लगता था कि जो न्यूज़पेपर में बेसिकली हाईलाइट होती थी, तो मैं उसको करते जाती थी। बाकी मैंने वही किया है। कि अभी मणिकांत सिंह सर अपने ऑप्शनल की इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेके जीएस में आए हैं, तो क्या लगता है कि सर का ये इंटीग्रेटेड अप्रोच यदि बच्चे फॉलो करें जीएस में भी, तो उनको सहायक होगा, उनको लाभ मिलेगा इसका? डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी बोला कि यूपीएससी काफ़ी अब क्वेश्चन वन डायमेंशन में नहीं पूछ रहा है, वो मल्टी डायमेंशन में क्वेश्चंस को पूछता है। तो आप जितना ज़्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलेंगे, आपके आंसर्स उतने ज़्यादा अच्छे निखरेंगे और आपका मेंस में स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जी। तो ये हेल्पफुल रहता है। अच्छा अंकिता, ये बताइए जो टेस्ट सीरीज है उनका कितना रोल है? जैसा फुल लेंथ लगाते हैं, सेक्शन लगाते हैं, तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल है और आपने कितना किया था? प्रीलिम्स के टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत टेस्ट लगाए थे। आई थिंक 33 टेस्ट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लगाए थे, बट मुझे उसका बेनिफिट नहीं हुआ उतना। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा सा अपनी रणनीति में चेंज किया कि टेस्ट को इतना सीरियस, टेस्ट ही है, इस तरीके से मैंने उसको किया। और उसके ज़्यादा टेस्ट मैंने नहीं दिए थे, लेकिन हाँ, अपने जो मेरा टाइम टेबल था उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करने के लिए टेस्ट देती थी कि ओके, अगर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब इसमें मेरे को और पढ़ने की ज़रूरत है या क्या है। और जो नहीं आता था उसको मैं ऐड ऑन करती थी। लेकिन अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको मैं बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत दिल पे लेती थी कि यार नहीं आ रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा चेंज किया कि कोई बात नहीं आ रहे हैं, शायद औरों के भी नहीं आ रहे होंगे। अंकिता जी, ये मैं जानना चाहूँगा कि मेंटरशिप में आप, मेंटरशिप से आपको क्या कितना लाभ मिला? जैसे कि मणिकांत सर मेंटरशिप भी हिस्ट्री ऑप्शन में किए आपके, उसका कितना लाभ आपको मिला? लगता है आपको कि मेंटरशिप का लाभ है? मैं एज ए मेंटोर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे। मेंटोरशिप में मुझे लगता है कि जैसे मेरा कोई वैसा कुछ खास फाउंडेशन कोर्सेज मैंने नहीं लिए थे, तो मेंटोरशिप में मुझे काफ़ी हेल्पफुल ये रहा कि आपके पास एक गाइडेंस रहता है कि आपको किस तरीके से अभी काम करना है, तो हेल्पफुल रहता है। वैसे आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी को लगता है कि वो मतलब काफ़ी टाइम से है, उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो उस पर डिपेंड है। लेकिन हाँ, कोई नया आ रहा है जिसको अभी उतना इतना बिलीव नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को लेना है, तो मेंटोरशिप डेफिनेटली हेल्पफुल रहता है। आपके लिए हेल्पफुल रहा? हाँ, मेरे तो सेकेंड अटेम्प्ट था, तो मेरे लिए तो हेल्पफुल। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम फाइनल की तरफ चलते हैं। और इंटरव्यू में जो आपने तैयारी की, आपको जैसे अभी तो मार्क्स आए नहीं है तो पता नहीं होगा हमें कि आप मींस में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, इंटरव्यू में है, लेकिन इंटरव्यू में आप खुद कह रही थी कि आप थोड़ा सा हेजिटेंट फील कर रही थी या उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो पैनल के सामने आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या लगता है कि हिंदी माध्यम में इंटरव्यू अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे और उनको कैसे बच्चे सुधारे आने वाले? हिंदी माध्यम में कभी कभी पैनल में क्या होता है कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो इंग्लिश में आपसे बात करते हैं। मेरे साथ भी एक्चुअली ऐसा हुआ कि एक सर ने इंग्लिश में काफ़ी लंबा सेंटेंस बोला। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मुझे समझ नहीं आया, बट वहाँ पे ये नहीं था कि मैं इंग्लिश नहीं समझी, एक्चुअली मैं उनका क्वेश्चन नहीं समझ पाई थी कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत लंबा क्वेश्चन वहाँ पे बोला, तो फिर वो थोड़ा रुके, उसके बाद उन्होंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ऐसे समझ रहे हैं कि इंग्लिश टेस्ट कर मैं रहे हैं इंग्लिश मेरे। नहीं बोल समझ पाती हूँ, बट ऐसा नहीं था।
हालांकि बोर्ड मेंबर्स का जो रवैया था वो ऐसा नहीं था कि आप हिंदी के हैं तो आपके प्रति थोड़ा बायस है। वो काफ़ी जो कॉर्डियल थे और काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया। सबसे पहला जो हमारे हेड थे उन्होंने सबसे पहले मुझे इसी बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप इतनी कम एज में यहाँ पे पहुंचे। कॉन्फिडेंस जो था वो जो डरा हुआ, एक मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैं भी बहुत नर्वस थी। बाहर में 15 मिनट जब अकेले बिठा के रखते हैं तो वहाँ पे हाथ ऐसे काँप रहे थे कि अभी अंदर जाना है और पता नहीं क्या पूछ लेंगे। इस टाइप का जो फीलिंग रहती है वो कॉमन रहती है। लेकिन जब अंदर गई तो सबसे पहले सर ने आप यही किया कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं और आप जितनी नर्वसनेस थी वो थोड़ा कम करने की कोशिश करी। तो यही सब था बाकी। अच्छा, अभी जैसे अगले प्रीलिम्स में बहुत कम समय बचा है, तो आप स्टूडेंट्स को क्या बताएंगी कि क्या करना चाहिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को खास करके, लास्ट के 30 कि days। क्या वो करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, टेस्ट लगाएं, नया पढ़ें, पुराना पढ़ें, रिवाइज करें, क्या उनकी रणनीति रहे? इसमें सबसे फर्स्ट जो मुझे लगता है हर किसी को अपनाना चाहिए, टेस्ट बिल्कुल नहीं देने चाहिए। जो लास्ट 30 डेज है उसमें आपको कोई टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्या होता है कि अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाएगा। इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद पे भरोसा करना और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। तो लास्ट के 30 डेज में जितना हो सके आप PYQs कीजिए। जो आपके पास मटेरियल है, जो आपने पहले पढ़ा है, उसको ही आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, PYQs और मल्टीपल टाइम स्टैटिक का रिवीजन। करंट अफेयर्स को अगर आप उतना तवज्जो नहीं देंगे तो इतना मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। बट आप अगर आप स्टैटिक को हल्के में लेंगे, उसके अलावा अगर आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक मतलब शॉर्ट। और करंट सम थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे 500 थीम्स अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहें तो कंपाइलेशन से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर जो हमने पिछले पूरे साल जो काम किया है उसी को रिवाइज करेंगे? मेरा जो था, मैंने क्या किया था कि मैं हर मंथ किसी भी कोचिंग का, आप सब कोचिंग के काफ़ी अच्छे मंथली मैगजीन्स रहते हैं, तो आप किसी भी कोचिंग का जो आपको अच्छा लगे आप उसको निकालिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने पर्सनली शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्योंकि करंट अफेयर लास्ट मोमेंट पे बहुत बल्कि हो जाता है रिवाइज करना, तो मैं हर मंथ का बनाती चलती थी। जो मैगजीन में 200 तक कवर रहता था मैं उसे 30 to 20 पेजेस में कवर करने की कोशिश करती थी, बिल्कुल शॉर्ट में। तो वो ही मैंने सिर्फ रिवीजन किया था। तो मैंने 500 थीम्स नहीं बना के पर मंथ का सेक्शन वाइज इस तरीके से किया। अभी अगर आप और कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से, आप फ्री हैं, आप दे सकती हैं। मुझे लगता है कि मैसेज यही है कि पिछले साल तक मैं भी वहीं पे थी जहाँ पे अभी बाकी सब होंगे, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद ये एक ड्रीम है और शायद कभी पूरा ना हो, फिर दूसरे टाइम लगता है कि हो ही जाएगा पूरा। वो नर्वसनेस हर बच्चे में होती है। तो ये इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने पे भरोसा रखना है कि हम कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट जो बच्चे हो जाते हैं स्पेशली प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि वाकई में एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और जो सिलेक्शन है वो काफ़ी कम जो रेट है। तो मेन जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल भी लो नहीं होना चाहिए। एक फेज आता है जब सबका लो होता है, लेकिन वो सिर्फ वो परमानेंट फेज नहीं बन जाना चाहिए। लो और परमानेंट लो चल रहा है, थोड़ी देर लो रखो, ओके है वो भी। कांस्टेंट हाई भी अच्छी बात नहीं है कि आपको ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। हाँ। लो एंड अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि डीमोटिवेशन सबसे पहला वो है कि आप रेस से वैसे ही बाहर हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा अंकिता जी। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी बात करने में आपसे वो ये कि एक बहुत ईमानदारी आपके अंदर अभी है, और जब एक एस्पिरेंट बहुत जल्दी निकल करके और उस पद पर पहुंचता है तो वो सब चीज़ें देखने से, होने से पहले की जो ईमानदारी आपके अंदर है वो झलकती है आपके आंसर्स में भी, आपके व्यक्तित्व में भी। हम पूरी द स्टडी IAS की टीम की तरफ से, हमारे मेंटोर्स की तरफ से, फैकल्टीज़ की तरफ से फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप देश के लिए एक बेहतरीन IAS अफसर साबित हों, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच।